अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। इज़ाफ़ी मुतालिया। आज हम उर्दू कुमार भारती 10वीं जमात का इज़ाफ़ी मुताला देखने जा रहे हैं जिसका नाम है क़िस्सा सोते जागते का, जो एक ड्रामा है। जिसमें पहली बात दी गई है, आपने नवी जमात में सलाम बिन रज़ाक़ का ड्रामा क़िस्मत बेग पढ़ा है, जो एक रेडियो ड्रामा है। जो एक क्या था? रेडियो ड्रामा था। रेडियो ड्रामे में हम सिर्फ किरदारों की आवाज़ें सुनते हैं, मगर जब वही किरदार स्टेज पर अदाकारी का मुज़ाहरा करता है तो वो स्टेज ड्रामा कहलाता है। तो हम पिछली जमात में आपने क़िस्मत बेग ये वाला ड्रामा पढ़ चुके हैं, जो एक क्या था? रेडियो ड्रामा था। और अगर वही रेडियो ड्रामे में क्या होता है कि हम सिर्फ किरदारों की आवाज़ें सुन सकते हैं, मगर जब वही किरदार स्टेज पर अपनी अदाकारी का मुज़ाहरा करते हैं तो वो क्या कहलाता है? स्टेज ड्रामा कहलाता है। ड्रामा जो कि ड्रामा अदब की बड़ी अहम सन्फ़ है। इसमें फ़नून लतीफ़ा की तमाम झलकियाँ मौजूद होती हैं, इसीलिए इसे फ़नून लतीफ़े का मौरख़ा भी कहा जाता है। ड्रामे के अज़ाए तरकीबी में 6 चीज़ें ज़रूरी समझी जाती है: माजरा, किरदार, मकालमा, मरकज़ी ख़याल, सजावट और मौसीक़ी। ड्रामे में वाक़यात की कड़ियाँ इस तरह मिलाई जाती है कि वह बतदरीज नुक़्ता उरूज तक पहुँच सके। इसके बाद ड्रामा अंजाम की तरफ बढ़ता है। वाक़या से जो नतीजा बरामद होता है वो ड्रामे के अंजाम में नज़र आता है। आम तौर पर हक़ व बातिल की, खैर व शर की कशमकश, इंसानी इक़दार और समाजी, कौमी और सियासी मसाइल को ड्रामों में पेश किया जाता है। तो देखिए आगे नीचे जो मुसन्निफ़ का तारुफ़ दिया गया है। नैयर मसूद 16 नवंबर सन 1936 को लखनऊ में पैदा हुए। इन्होंने इब्तदाई तालीम के बाद उर्दू और फ़ारसी में एमए किया और दोनों ज़ुबानों में एक के बाद दीगरे पीएचडी की डिग्रियां हासिल की। वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में उर्दू फ़ारसी के उस्ताद मुक़र्रर हुए। वो एक साहिब तर्ज़ अदीब थे। इन्होंने अफ़साने में एक नए तर्ज़ बयान को मुतारफ़ कराया है और तहयर और असरार इनकी अफ़सानों का ख़ास वस्फ़ है। सीमिया, अत्तर, काफूर, गंजफ़ा और ताउस, चमन की मैना उनके अफ़साने के मजमूए हैं। बज़्म अनीस के नाम से इन्होंने अनीस के मरसियों का इंतखाब शाये किया। इन्होंने फ़ारसी की मुंतखब कहानियों के भी तराजुम किए हैं। सन 2021 में इन्हें साहित्य अकेडमी और सन 2007 में सरस्वती सम्मान जैसे बावक़ार इनामात से सरफ़राज किया गया। 24 जुलाई सन 2017 को लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ। तो आए देखते हैं यहाँ जो ड्रामा दिया गया है वो क्या है? अलिफ लैला की दास्तान से माखूज़ है। यहाँ एक ड्रामा पेश किया जा रहा है जो अलिफ लैला की दास्तान से माखूज़ है, जिसमें देखिए कई तरह के किरदार हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कई किरदार दिए गए हैं। जो यहाँ पर किरदार दिए गए हैं, देखिए किरदार है हारून रशीद, 8वीं सदी ईस्वी में इस्लामी दुनिया के खलीफा। अबुल हसन, बगदाद का एक नौजवान। जाफ़र, हारून रशीद का वज़ीर। मसरूर, एक सरदार। काफूर, हबशी ग़ुलाम। अबुल हसन की माँ। 3 पड़ोसी, दारगा और दूसरे दरबारी अमीर अफसर, कनीज़ें और ग़ुलाम। तो यहाँ पर इतने किरदार दिए गए हैं। देखिए अब यहाँ पर जो कि नया मंज़र आम यानी कि मंज़र नंबर एक जिसमें मकाम है बगदाद का पुल। सबसे पहले नंबर 1 हम देख रहे हैं मंज़र, जो मकाम कहाँ पर हो रहा है? बगदाद के पुल पर है। देखिए अबुल हसन दजला के पुल पर बैठा हुआ इधर उधर देख रहा है। खलीफा हारून रशीद एक ग़ुलाम के साथ सौदागर के भेस में आते हैं। क्या के भेस में आए हैं? ये सौदागर के भेस में आए हैं। कौन? खलीफा हारून रशीद। देखिए अबुल हसन खलीफा से, भले आदमी, तुम्हारा लिबास बताता है कि तुम बगदाद के रहने वाले नहीं हो। खलीफा कहते हैं, मियाँ तुमने खूब पहचाना, मैं मौसल का सौदागर हूँ। मैं कहाँ का सौदागर हूँ? मौसल का सौदागर हूँ। अबुल हसन कहते हैं, बस तो भाई मौसल के सौदागर, क्या आज रात मेरे गरीब खाने पर चलने की ज़हमत करोगे? वहाँ हम दोनों उम्दा खाना खाएंगे।
खलीफा कहते हैं, बड़े शौक़ से चलूँगा, भला इतनी मोहब्बत से दी हुई दावत कौन ठुकरा सकता है। अबुल हसन उठ खड़ा होता है, आओ चलो। फिर रुक कर कहता है, मगर एक शर्त है। अब क्या शर्त है कि वो ये है कि तुम्हारी दोस्ती सिर्फ आज तक ही रहेगी। वो क्या कह रहा है कि तुम्हारी जो दोस्ती है वो सिर्फ आज तक ही रहेगी। खलीफा हैरान होकर, ये कैसी शर्त है भाई, तुम तो अजीब आदमी मालूम होते हो। अबुल हसन कहता है, ये शर्त इसलिए है कि कहीं तुम मेरे दोस्त ना बन जाओ। मैं दुश्मनों से इतना नहीं डरता जितना दोस्तों से। खलीफा, भाई आखिर मामला क्या है। अबुल हसन, मामला मैं समझा देता हूँ। वो वापस पुल पर बैठ जाता है। खलीफा और ग़ुलाम भी बैठ जाते हैं। खलीफा, हाँ अब सुनाओ। अबुल हसन कहता है, मेरा नाम अबुल हसन है, मैं एक सौदागर का बेटा हूँ। बाप के मरने के बाद सारी दौलत मेरे हाथ आई, जिसे मैंने दिल खोल कर ख़र्च किया, और रुपया आखिर कब तक चलता। खलीफा, बेशक अगर क़ारून का ख़जाना भी इसी तरह लुटाया जाए तो एक दिन ख़त्म ही हो जाएगा। अबुल हसन कहता है, इसी तरह मेरी दौलत भी ख़त्म हो गई। अब गरीबी जो आई तो दोस्तों ने एक एक करके खिसकना शुरू कर दिया। एक मर्तबा मैंने अपने दोस्तों से कुछ रुपया क़र्ज़ मांगा, मगर इन्होंने टकासा जवाब दे दिया। खलीफा कहते हैं, मतलब के दोस्त और इसके सिवा क्या दे सकते हैं। अबुल हसन, फिर मैंने कुछ जायदाद बेचकर रुपया इकट्ठा किया और इससे छोटा मोटा कारोबार शुरू कर दिया। अब जो पैसे मिलते हैं इन्हें मज़े मज़े से खर्च करता हूँ। मैं रोज़ किसी अजनबी को घर ले जाता हूँ, इसके साथ खाना खाता हूँ और सवेरे तड़के उसे रुखसत कर देता हूँ। ये इसलिए कि दोस्तों की वजह से मिल बैठकर खाने की आदत पड़ गई। बस ये है मेरी कहानी। खलीफा, दोस्त तुम तो बड़े मज़े के आदमी हो, चलो तुम्हारी दावत मंजूर है। अबुल हसन कहते हैं, आओ चलें। देखिए, अभी हमने मंज़र नंबर 1 देखा है, जिसमें बताया गया है कि हारून रशीद बगदाद के खलीफा थे। वो क्या करते हैं, हर रात भेस बदल कर अपनी रियाया का हाल जानने के लिए शहर में अपने मुलाजिमों के साथ गश्त करते हैं, यानी घूमते हैं। एक रात वो बगदाद के पुल पर बैठे हुए अबुल हसन नामी नौजवान से मुलाकात हुई। इस वक्त खलीफा मौसिल के सौदागर के भेस में थे। अबुल हसन ने अपने बारे में बतलाया कि वो एक अमीर बाप का बेटा था। बाप के मरने के बाद इसने दिल खोल कर खर्च किया। नतीजा ये हुआ कि इसकी दौलत ख़त्म हो गई, सारे दोस्त एक एक करके गायब हो गए। तब इसने कुछ जायदाद बेचकर कारोबार शुरू किया। चूँकि इसे मिल बैठकर खाने की आदत थी, इसीलिए वह हर रात किसी अजनबी को अपने घर ले जाता, खाना खिलाकर सुबह सवेरे रुखसत कर देता। तो अब हम जो नीचे देखेंगे वो मंज़र नंबर 2 है, आगे की कहानी। आए देखते हैं मंज़र नंबर 2, आगे की कहानी। अब मकाम है अबुल हसन का मकान। अबुल हसन का मकान देख रहे हैं, जिसमें देखिए अबुल हसन और खलीफा खाना खा चुके और शरबत पी रहे हैं। तश्तरियों में मेवे रखे हैं। खलीफा कहते हैं, वाल्लाह अबुल हसन, मैंने दुनिया जान के खाने खाए, मगर ये मज़ा कहीं नहीं पाया जो तुम्हारे यहाँ मिला। जी चाहता है हर रोज़ तुम मिलकर इसी तरह खाया पिया करें। अबुल हसन, मेरा दिल तो मेरा भी यही चाहता है। खलीफा, ठीक है, अच्छा तुम आराम करो, मैं अब सोता हूँ। लेकिन मैं चाहता था कि तुम्हारे इस एहसान के शुक्रिया में कुछ मैं भी तुम्हारी खिदमत करूँ। अबुल हसन, तुम्हारा यही एहसान क्या कम है कि तुमने मेरी दावत कबूल की। कुछ सोचकर मैं एक मुसीबत में फंसा हुआ हूँ, मगर तुम परदेसी, इसमें मेरी क्या मदद कर सकते हो। खलीफा, बताओ, शायद मैं किसी काम आ सकूं। अबुल हसन, भाई हमारे मोहल्ले में एक अमीर शख्स है, इसके 4 यार भी हैं। ये 5 मिलकर मोहल्ले भर का नाक में दम किए हुए हैं। खलीफा सोचते हुए, मगर उनका इलाज क्या होना चाहिए। अबुल हसन इलाज गुस्से में फ़र्श पर हाथ मारकर कहता है, अगर खुदा एक दिन के लिए मुझे खलीफा हारून रशीद की जगह दे दे तो तुम्हें बताऊं कि इन लोगों का इलाज क्या हो सकता है। खलीफा, भला वो क्या है। अबुल हसन, वो ये कि इस मनहूस आदमी के चारों गर्गों की पीठ पर 100 कोड़े लगवाऊं, 100 कोड़े लगवा दूं, फिर उनसे कहूं कि देखो पड़ोसियों को सताने की सज़ा यही होती है। खलीफा कुछ सोचकर मुस्कुराते हैं। कौन,
कौन जाने खुदा तुम्हें सचमुच एक दिन के लिए खलीफा बना दे। अबुल हसन, तुम मेरा मजाक उड़ाते हो, और ठीक भी है, अगर खलीफा सुन ले तो भी वो भी मेरी खूब हंसी उड़ाएं। खलीफा अबुल हसन का हाथ पकड़ लेता है। क्या बात करते हो दोस्त, तुमने मेरी इतनी खातिर की, भला मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगा। अच्छा, आधी रात होने आई है, अब सोना चाहिए। अबुल हसन, ये थोड़ा सा शरबत बच रहा है, इसे भी ख़त्म कर दो। ये सवेरे यहाँ से चलते वक्त बाहर का दरवाज़ा बंद करते जाना। खलीफा, ठीक है, मगर ये बचा हुआ शरबत तुम्हें मेरे हाथ से पीना पड़ेगा। अबुल हसन की नज़र बचाकर इसमें बेहोशी की दवा मिला देते हैं, जिससे पीते ही अबुल हसन बेहोश हो जाता है। हम जो मंजर नंबर 2 देख रहे थे, जिसमें बताया गया है कि खलीफा ने इसकी दावत कबूल कर ली। खाने के बाद बातों बातों में अबुल हसन ने जिक्र किया कि मोहल्ले के लोग एक अमीर आदमी और इसके 4 साथियों से परेशान हैं। अबुल हसन की ख्वाहिश है कि अगर एक दिन के लिए वह खलीफा बन जाए तो इन 5 को 100 कोड़े लगवाए। खलीफा इसकी शरबत में बेहोशी की दवा मिला देता है और आगे का जो भी मंजर है, और वो पीकर ही अबुल हसन बेहोश हो जाता है। और हम आगे का मंजर देखेंगे। मंजर नंबर 3 है, देखिए यहाँ पर, और आप मकाम है खलीफा का महल। अब हम कहाँ पहुँचे हैं? खलीफा के महल में पहुँचे हैं। खलीफा दाखिल होते पीछे गुलाम अबुल हसन को कंधे पर लादे हुए आता है। खलीफा, देखो, अबुल हसन की तरफ इशारा करके, इस जवान को मैं एक दिन के लिए अपनी जगह दे रहा हूँ। तुम्हारा फ़र्ज़ है कि जिस तरह मुझे सुलाते हो इसी तरह इसे सुलाओ। जिस तरह मुझे सर का संगा कर जगाते हो इसी तरह इसे भी जगाओ। जिस तरह मुझे अमीरुल मोमिनीन कहकर पुकारते हो इसी तरह इसे भी अमीरुल मोमिनीन कहकर पुकारो। जाफ़र और मसरूर को बुलाओ। जाफ़र और मसरूर आकर सलाम करते हैं। देखो अब नीचे खलीफा क्या कह रहे हैं। खलीफा सलाम का जवाब देकर, मसरूर, एक दिन के लिए मेरी जगह ये जवान तुम्हारा आका है। जिस तरह रोज़ सवेरे तुम मुझे नमाज के लिए उठाती हो इसी तरह इसको भी उठाना। और जाफ़र, कल ये आदमी मेरी जगह तख्त पर बैठेगा। जिस तरह मेरा हुक्म मानते हो इस तरह इसका हुक्म मानना। जिसको ये सज़ा दिलवाए इसको फ़ौरन सज़ा देना, और जिसको ये इनाम दिलवाए इसको फ़ौरन इनाम देना। बस तुम इसको मेरे कपड़े पहनाकर बिस्तर पर लिटाओ, मैं सुबह यहीं छिपकर इसके जागने का तमाशा देखूँगा। तो अभी देखिए, हमने मंजर नंबर 3 देखे कि खलीफा इसके शरबत में बेहोशी की दवा मिला देता है और इसे अपने महल में लाकर अपने बिस्तर पर सुला देता है। ये नंबर 3 हो गया। अभी मंजर नंबर 4 है, जो कि क्या है यहाँ पर? ख्वाबगाह, खलीफा की ख्वाबगाह। देखिए अब आगे। अबुल हसन बड़े तकेपन से खलीफा के बिस्तर पर सो रहा है। दूर से मुरक़ की आवाज़ सुनाई देती है, फिर कहीं करीब ही अजान की आवाज़ आती है। खिदमतगार दाखिल होते हैं। मसरूर अबुल हसन को जगाने के लिए कपास के फाये को सरके में तर करके इसकी नाक के करीब लाता है और अबुल हसन ज़ोर से छींकता है। अबुल हसन आंखें बंद है। आखा थो, एक कनीज लपक कर सोने का उगलदान इसके मुंह के आगे कर देती है। क्या मज़े की नींद आई थी। रज़ाई को अपने ऊपर खींचना चाहता है, लेकिन इसकी नरमी महसूस करके आंखें खोल कर इसे गौर से देखता है। कितनी उम्दा, मगर ये तो मेरी नहीं है। सामने खड़ी हुई कनीज़ों और ग़ुलामों की तरफ नज़र पड़ते ही बौखला कर उठ बैठता है। कि कनीज़ और ग़ुलाम बारी बारी घूरता है, कुछ देर तक बैठा रहता है, आखिर चेहरे पर इत्मीनान की झलक आ जाती है। बड़बड़ाता है, ख्वाब, मगर कितना हसीन। आंखें बंद करके लेटने लगता है। सामने पर्दे के पीछे से खलीफा झांकते हैं और फिर हट जाते हैं। मसरूर आगे बढ़कर अबुल हसन के शाने पर हाथ रखते हुए, अमीरुल मोमिनीन उठिए, नमाज का वक्त जा रहा है। अबुल हसन, अमीरुल मोमिनीन यानी खलीफा दी देना नहीं चाहता है, मगर भले मानुस, मेरा नाम अबुल हसन है। मसरूर हंसता है, हुजूर मजाक फरमा रहे हैं? और अबुल हसन, कौन? हुजूर की ज़ुबान से पहली मर्तबा ये नाम सुन रहा हूँ। अबुल हसन हैरत से मसरूर को तकता है। मैं जाग रहा हूँ कि सो रहा हूँ? मसरूर, अमीरुल मोमिनीन, क्या खुदा न ख्वास्ता तबीयत कुछ नासाज है? अबुल हसन चौंक कर आंखें खोल देता है। प्यारे भाई, ज़रा गौर से देखो मुझे, क्या तुम मुझको पहचानते हो? मसरूर, अमीरुल मोमिनीन, आज आपकी ज़ुबान मुबारक से ये ग़ुलाम अजीब बातें सुन रहा है। आप सारे मुसलमानों के खलीफा हैं। अबुल हसन पेट पकड़कर ज़ोरदार खैखा लगाता है। हा 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 हा, हम तुम्हारी बातों से खुश हुए। इशारे से कनीज़ को पास बुलाता है। कनीज़ अदब से झुकती है। कनीज़ के लिए
کیا حکم ہے امیر المومنین؟ ابوالحسن اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، نیک بخت لے ذرا میری انگلی میں کاٹ تو صحیح، دیکھوں جاگ رہا ہوں کہ سوتا ہوں۔ کنیز اس کی انگلی میں زور سے کاٹ دیا۔ ابوالحسن تل ملا کر، ارے مر گیا کمبخت، بتا تو کہ تو نے کس انگلی میں کاٹا؟ کنیز ادب سے، اب امیر المومنین میں نے آپ کے حکم سے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، مجھے معاف کر دیجیے۔ ابوالحسن بانچیں کھل جاتی ہے، معاف کیا، بالکل معاف کیا۔ مسہری سے اترتا ہے مسرور، اور سب مل کر ابوالحسن کو شاہی پوشاک پہناتے ہیں، پھر سب آہستہ آہستہ باہر جاتے ہیں۔ اور اب منظر نمبر 5 یہاں پر دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے۔ ابوالحسن صبح جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو آس پاس کنیزیں اور سردار تھے جو امیر المومنین کہہ رہے تھے۔ اس نے دربار اور اس نے اپنے آپ کو وہاں پر پایا اور اسے لگتا رہا کہ یہ خواب ہے شاید، اسی لیے وہ ایک کنیز کو اپنے انگلی کو کاٹنے کے لیے کہتا ہے، اور جس سے اسے حقیقت پتہ ہو جاتی ہے کہ وہ سو نہیں رہا ہے بلکہ جاگ رہا ہے، بلکہ یہ خواب نہیں ہے، حقیقت ہے۔ اب اگلا دیکھیے منظر نمبر 5 جو کہ خلیفہ کا دربار۔ مقام کیا ہے؟ اب خلیفہ کا مقام جو ہے وہ ہے خلیفہ کا دربار۔ اب منظر نمبر 5 ہے۔ تخت بچھا ہوا ہے، کئی امیر سردار اور وزیر قیمتی پوشاکیں پہنے بادب کھڑے ہیں۔ ابوالحسن اور مسرور داخل ہوتے ہیں۔ ابوالحسن کے تخت پر بیٹھتے ہی ہر طرف سے مبارک سلامت کا شور اٹھتا ہے۔ جعفر تخت کے سامنے آ کر جھکتا ہے۔ جعفر، خدا ہمیشہ امیر المومنین پر اپنی رحمتوں کا سایہ رکھے۔ حاضرین آمین آمین کہتے ہیں۔ ابوالحسن خوب اکڑ کر اور آواز کو بھاری بنا کر جعفر سے، ہم تمہاری وفاداری کی قدر کرتے ہیں، تمہیں اور کچھ عرض کرنا ہے؟ جعفر، امیر المومنین کوئی حکم دینا چاہو تو کوتوال کو حاضر کیا جائے۔ ابوالحسن، بے شک ہم کو 2 بہت ضروری حکم صادر کرنے ہیں۔ کوتوال آگے بڑھ کر، غلام حکم کا منتظر ہے۔ ابوالحسن، کوتوال 2 سوداگروں کے محلے میں رہنے والے امیر اور اس کے 4 ساتھیوں کے سر پر تم ابھی جا کر نازل ہو جاؤ، 5 کی پیٹیں ننگی کر کے ان پر کوڑے برساؤ، سمجھ گئے؟ کوتوال کہتا ہے، اچھی طرح امیر المومنین۔ ابوالحسن پھر ان کے چہروں پر سیاہی مل کر اونٹوں پر سوار کر کے سارے شہر میں پھراؤ، ایک آدمی ان کے آگے آگے اعلان کرتا جائے کہ دیکھو لوگوں، یہ انجام ہے جو ان کا جو اپنے محلے والوں کو تنگ کرتے ہیں۔ کوتوال، غلام ابھی اس کا بندوبست کرتا ہے۔ اور دوسرا حکم امیر المومنین۔ ابوالحسن، دوسرا حکم یہ ہے کہ اسی محلے میں ابوالحسن نام کا ایک نوجوان رہتا ہے، اس کی ماں کو 1000 اشرفیاں دی جائے، بس جاؤ۔ کوتوال جاتا ہے۔ اور اب منظر نمبر 6 تو دیکھیے منظر نمبر 5 میں کیا ہو گیا کہ صبح اٹھ کر کیا ہو جاتا ہے، امیر المومنین صبح نیند سے بیدار ہوتے ہیں، کنیزیں سردار اس کے سامنے موجود ہوتے ہیں، اور اس نے دربار میں جا کر کوتوال کو حکم دیتا ہے کہ ان 5 اس سردار اور اس کے ساتھی یعنی ان 5 کو کوڑے مارے جائیں، اور ابوالحسن کی ماں کو 1000 اشرفیاں دی جائیں، یہ وہ کہتا ہے۔ دیکھیے اب آگے منظر نمبر 6 ہے۔ منظر نمبر 6 ہے خلیفہ کا محل۔ خلیفہ کا محل، مقام خلیفہ کا محل۔ رات کے کھانے پر ہارون رشید کے محل میں ابوالحسن کے آگے دسترخوان پر بہترین قسم کے کھانے چنے ہوئے ہیں۔ ابوالحسن کبھی اس خواب پر ہاتھ مارتا، کبھی اس پر۔ ابوالحسن منہ میں بڑا سا نیوالا ٹھونستے ہوئے، واہ واہ کیا لذیذ کھانا ہے۔ سر اٹھا کر ایک کنیز کو دیکھ کر، آؤ تم لوگ بھی میرے ساتھ کھاؤ، مجھے اکیلے کھانے میں مزہ نہیں آتا۔ کنیزیں جھجکتی ہوئی دسترخوان پر بیٹھتی ہے۔ ابوالحسن سب کی تشتریوں میں مٹھائی رکھتا ہے، پردے کے پیچھے سے خلیفہ جھانک رہا ہے۔ ابوالحسن کے ہاتھ دھلاتی ہے، کچھ کنیزیں اسے شربت پیش کرتی ہے، واہ واہ شربت کا کیا کہنا، ایک گلاس شربت اور پلا۔ خلیفہ پیچھے سے اشارہ کرتے ہیں، کنیز گلاس میں چپکے سے بے ہوشی کی دوا ملا دیتی ہے۔ ابوالحسن اس گلاس کا شربت پی کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ خلیفہ سامنے آ کر، کافر، اس کا لباس اتار کر اس کے پرانے کپڑے پہنا دو اور اسے اس کے مکان میں ڈالاؤ، مکان کا دروازہ کھلا چھوڑ دینا۔ اس کی بڑی خواہش تھی کہ اس کے محلے کے امیر اور اس کے 4 ساتھیوں کو ان کے کرتوتوں کی سزا ملے، میں نے اس کی خواہش اسی کے ہاتھوں پوری کرا دی۔ تو منظر نمبر 6 میں ہم نے دیکھا کہ وہ دربار میں جا کر کوتوال کو حکم دیتا ہے کہ 5 کوڑے مارے جائیں، اور رات میں اسے بے ہوشی کے حالت میں واپس اس کے گھر پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب ہم منظر نمبر 7 کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مقام ہے ابوالحسن کا مکان، ٹھیک ہے۔
अबुल हसन अपने बिस्तर पर पड़ा सो रहा है। मुर्ग की बांग सुनकर वो हड़बड़ा कर करवट बदलता है। अबुल हसन आंखें बंद है, नींद में डूबती हुई आवाज़ में ओहो कहाँ मर गए सबके सब मसरूर जाफ़र। अबुल हसन की माँ घबराई हुई दाखिल होती है। माँ अबुल हसन का शहाना हिलाकर, क्या है बेटा, किन लोगों को पुकार रहे हो? माँ कहती है। अबुल हसन कहते हैं चौंक कर, माँ को घूरने लगता है, तुम कौन हो बड़ी बी? माँ हैरत से, ओए बेटा अपनी अम्मा को नहीं पहचानते? अबुल हसन तेवर यहाँ चढ़ाकर, क्या बकती है बुढ़िया, हम अमीरुल मोमिनीन हैं, ज़बान संभाल कर बात कर। माँ अबुल हसन, ये तो कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? अबुल हसन, तो मुझे जानती नहीं तो अब जान ले कि मैं खलीफा अमीरुल मोमिनीन तमाम मुसलमानों की जान और माल का मालिक हूँ। माँ आंखें फाड़ कर आसमान की तरफ हाथ उठाती है, या इलाही खैर हो, क्या मेरे बेटे के अंदर कोई जिन समा गया है? क्या मेरे बेटे के अंदर कोई जिन समा गया है? अबुल हसन से बहुत प्यार के साथ, मेरे लाल ये तुझे क्या हो गया? देख मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरा बेटा अबुल हसन है। अबुल हसन परेशान नज़रों से चारों तरफ देखता है। नहीं, आंखें बंद करके सोच में पड़ जाता है। कुछ देर बाद आंखें खोलता है। हाँ अम्मा, तुम ठीक कहती हो, ये मेरा ही मकान है और मैं अबुल हसन हूँ, मगर समझ में नहीं आता ये शाही महल मेरे दिमाग में क्यों कर समा गया। माँ खुश होकर बलाएं लेती हैं, ऐ मैं कुर्बान, कभी कभी आदमी ऐसे ख्वाब भी देखने लगता है। अबुल हसन, ख्वाब? हाँ हो सकता है ये ख्वाब ही हो। मैंने देखा कि मैं खलीफा हूँ, मेरी खिदमत के लिए कई कनीज़ें और ग़ुलाम हैं, हाथ से माथा रगड़ता है। मुझे खुद यकीन नहीं आता था। तब मैंने एक कनीज़ से कहा, ज़रा मेरी उंगली में काट। एकदम अपनी उंगली हाथ से पकड़कर चिल्लाने लगता है, नहीं नहीं ये ख्वाब नहीं हो सकता, हटो, मुझे जाने दो, मेरे दरबार का वक्त हो गया। उठने लगता है। माँ अबुल हसन के दोनों हाथ पकड़कर, बेटा खुदा के लिए होश की बातें कर, क्या बक रहा है? कहीं खलीफा को खबर हो गई तो तेरा भी वही हाल होगा जो हमारे मोहल्ले के अमीर और इसके साथियों का हुआ। अबुल हसन अमीर के जिक्र पर चौकन्ना होकर, क्यों इन्हें क्या हुआ? माँ होना क्या था, जब इनकी बदमाशी हद से बढ़ती है तो कल कोतवाल ने खलीफा के हुक्म से सबको खूब कोड़े लगवाए, फिर इनके मुंह पर कालिक पोत कर ऊँट पर उल्टा सवार किया और सारे शहर में घुमाया। मुझे डर है खुदा न ख्वास्ता तेरी भी यही गत। अबुल हसन उछलकर, मैंने क्या कहा था? क्यों बड़ी बी, अब भी तुझे यकीन नहीं आया? कान खोलकर सुन ले, वो मैं ही था जिसने अमीर को सज़ा देने का हुक्म दिया था, और तू है कितनी देर से मुझे मालूम नहीं क्या सिखा पढ़ा रही है। माँ रोने लगती है, अल्लाह ये मेरे बच्चे को क्या हो गया? अबुल हसन शाही लहजे में, सच सच बता कि मैं तेरा कौन हूँ। माँ आंसू पोंछकर अबुल हसन की बलाएं लेने लगती है, तू मेरा लाल अबुल हसन है, तुझे मैंने अपनी गोद में खिलाया है, आज न जाने क्यों तू खुद को अमीरुल मोमिनीन कहे जा रहा है। अमीरुल मोमिनीन तो हम अपने खलीफा हारून रशीद को कहते हैं। तू भला इस ऐसे बादशाह की क्या बराबरी कर सकता है जो अपनी रियाया को बिन मांगे हजार हजार अशरफियाँ बांट देता है? अबुल हसन अशरफियों पर चौंकता है। अशरफियाँ कैसी अशरफियाँ? माँ अभी कल जिस वक्त उस अमीर और उसके गर्गों को मार पड़ रही थी, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, मैंने दरवाज़ा जो खोला तो क्या देखती हूँ, गुलाम खड़ा है। पूछने लगा, अबुल हसन की माँ तुम ही हो? मैंने कहा हाँ। बस ये सुनते ही इसने एक थैली मेरे तरफ बढ़ाई और बोला, लो बड़ी अम्मा, इसमें पूरी 1000 अशरफियाँ हैं ये, और ये तुम पर खलीफा की इनायत है। अबुल हसन ज़ोर से हंसता है, कहता है, क्यों आप बोल, क्या कहती है? छाती ठोकर, वो अशरफियाँ मैंने भिजवाई थी। उठ कर चलने लगता है। अबुल हसन की माँ दोनों हाथों से इसकी कमर पकड़ लेती है। माँ चीख कर, अरे कहाँ जाता है, क्या तुझे इस दिन के लिए बड़ा किया था? 3 पड़ोसी दौड़ते हुए अंदर आते हैं और माँ को इससे छुड़ाते हैं। पहला पड़ोसी, हाय अबुल हसन, तुझे अपनी माँ से झगड़ते शर्म नहीं आती? अबुल हसन गुस्से में, मैं नहीं जानता अबुल हसन किस गधे का नाम है और इसकी माँ कौन है। दूसरा पड़ोसी, ये तेरा घर नहीं तो और किसका है? ये बूढ़ी खातून तेरी नहीं तो क्या हमारी माँ है? अबुल हसन, बकवास मत कर गुस्ताख आदमी, ये मेरी कुछ नहीं लगती, ना ये घर मेरा है। सुन लो कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, तुम सबका बादशाह। माँ, हाय अल्लाह, सुबह से यही रट लगी हुई है। अमीरुल मोमिनीन रोने लगती है। तीसरा पड़ोसी, मैं तो समझता हूँ कि ये पागल हो गया है। अबुल हसन, क्या तेरी हिम्मत कि मुझे पागल कहे? खड़ा तो रहे, बढ़कर लाठी उठा लेता। तीनों पड़ोसी डर के मारे पीछे हट जाते हैं। दूसरा पड़ोसी, पागल, अरे बाप रे, बचाओ दारोगा साहब पुकारता हुआ दरवाजे से बाहर गर्दन निकालता है। दारोगा साहब जल्दी आइए, यहाँ एक पागल है। दारोगा अंदर दाखिल होता है। दारोगा भारी आवाज़ में, ये क्या बलवा मचा रखा है? पहला पड़ोसी, दारोगा साहब ज़रा इसको देखिए, बैठे बिठाए अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कहने लगा। तीसरा पड़ोसी, साहब ये पागल हो गया है, इसको जल्दी ही बंद नहीं किया गया तो मोहल्ले वालों के लिए सख्त खतरा है। दारोगा,
अबुल हसन से क्यों बे, अभी कल उस अमीर का हशर देख चुका है, इसके बाद भी होश ठिकाने नहीं आए। अबुल हसन दांत पीस कर, नमक हराम तेरी ये मजाल कि अपने खलीफा से अबे तबे कर ठहर तो सही। दारोगा लेना तो इसे तीनों पड़ोसी अबुल हसन को मजबूती से पकड़ लेते हैं। दारोगा कोड़ा निकाल कर अबुल हसन को मारता है। इसकी मार फिर रोने लगती है। माँ खुदा के लिए इसे ना मारो, ये पागल नहीं हुआ, इसको शैतान ने बहकाया है। परसों रात को एक सौदागर के भेष में आया था। अबुल हसन अपनी चोंच बंद कर, बुढ़िया आज हम दरबार में इस दारोगा को ऐसी सजा देंगे कि लोग इस अमीर की दुर्गत भूल जाएंगे। दारोगा भय में चढ़ाकर, अच्छा। अबुल हसन के हाथ में हथकड़ियाँ डालकर दरवाजे की तरफ चलता है। माँ कहाँ ले जा रहे हो मेरे बच्चे को, खुदा के वास्ते इसे छोड़ दो, इस पर जिन का साया हो गया है। देखिए यहाँ तक मंजर नंबर 7 तक हमने देखा कि जब सुबह वो वापस घर आ जाता है, सुबह उठकर अपनी माँ को नहीं पहचानता और कहता है कि मैं खलीफा होने की रट लगाए रहता है। तब दारोगा इसे जेल में ले जाकर बंद करने जाता है और इसकी माँ आवाज़ देती रहती है और पुकारती रहती है कि ये इस पर किसी जिन का साया हो गया है, इसे छोड़ दो। मकाम कैद खाना है, जहाँ कैद खाना ये मकाम है। देखिए यहाँ पर अबुल हसन बुरी हालत में लोहे के एक पिंजरे में बंद है। अबुल हसन की माँ दाखिल होती है, अंदर आती है। माँ पिंजरे के करीब जाकर रोती हुई, मेरे लाल मैं तुझ पर कुर्बान, 15 दिन से पिंजरे में बंद है। अबुल हसन माँ के हाथ पकड़कर, हाय मेरी अम्मा, चीखें मार मार कर रोता है, मुझे यहाँ से निकलवाओ अम्मा, रोज़ मुझे कोड़े मारते हैं, मुझे अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। नहीं अम्मा, मैं अमीरुल मोमिनीन नहीं बनना चाहता। माँ खुश होकर, फिर तू अपने आप को क्या समझता है? अबुल हसन आंसू पोंछकर, मैं तुम्हारा बेटा हूँ अबुल हसन। माँ कहती है, हाय तुझे पहले ये बात क्यों ना सूझी, नाहक अपनी दुर्गत बनवाई और मुझे भी हलकान किया। अबुल हसन अपना माथा रगड़ता हुआ कहता है, समझ में नहीं आता माँ, वो सब मुझे अच्छी तरह याद है। कनीज़ें थी, गुलाम थे, दरबार लगा था, क्या ये सिर्फ ख्वाब था? माँ मैं तो जानती हूँ ये सब इसी सौदागर की कारस्तानी है, वह मुआ शैतान था जिसने तुझे बहका दिया। अबुल हसन, हाँ ज़रूर यही बात थी, मगर अम्मा मुझको यहाँ से छुटकारा दिलाओ, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। माँ अबुल हसन की बलाएँ लेती है, ऐ खुदा ना करे। अंदर दारोगा दाखिल होता है। दारोगा, बड़ी भी जाओ, बस अब कल आना। माँ, दारोगा साहब मेरा बेटा ठीक हो गया है, बिल्कुल ठीक हो गया है। अब वो अपने आप को अबुल हसन कहता है, पूछ कर देख लीजिए। दारोगा अबुल हसन से, क्यों जनाब, अब तो आपके दिमाग के कीड़े झड़ गए? अबुल हसन, जी बिल्कुल, और अगर जल्दी ही मुझे ना छुड़वाया गया तो सर के बाल भी झड़ जाएंगे। दारोगा, खूब, मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? अबुल हसन कहता है, जी। खाकसार को अबुल हसन कहते हैं। दारोगा ताज्जुब के लहजे में, भाई वाह, और ये बड़ी भी जो खड़ी है ये कौन है? अबुल हसन, ये मेरी वालिदा मोहतरमा है जिन्होंने मुझे बचपन से। दारोगा बीच में ही बात काट कर, बस तो गोया अब तुम बिल्कुल ठीक हो, कहते हुए पिंजरे का खुफल खोल देता है और अबुल हसन बाहर निकल कर माँ के गले लग जाता है। माँ अबुल हसन को थपकते हुए, खुदा सलामत रखे दारोगा साहब। दारोगा, मगर देखो अबुल हसन, तुम्हारे सर पे ये भूत फिर ना सवार होने पाए। माँ और बेटा चले जाते हैं। अब हमने मंजर नंबर 8 में क्या देखा कि अबुल हसन को गिरफ्तार करके जेल में जब ले जाया जाता है, बंद कर दिया जाता है और वहाँ उन्हें रोज़ाना कोड़े मारे जाते हैं। और चंद दिन बाद जब वो अपनी माँ उसकी माँ उससे मिलने आती है तो अपनी माँ को पहचान लेता है और अपने आप को भी पहचान लेता है, और इस तरह दारोगा उसे आज़ाद कर देता है और वो दोनों चले जाते हैं। अब हम मंजर नंबर 9 देखेंगे। कैद से छूटकर, अभी मकाम यहाँ है बगदाद का पुल। कैद से छूटकर अबुल हसन फिर पहले की तरह रोज़ एक मेहमान को अपने घर ले जाकर इसकी दावत करता है। इस वक्त भी वो पुल पर बैठा किसी मुसाफिर का इंतज़ार कर रहा है। अबुल हसन अपने आप से, अरे भाई, कोई अल्लाह का बंदा इधर भी आ निकले, क्या आज कोई नहीं आएगा? हाथ से आँखों पर छुजा बनाकर दाहिनी तरफ देखता है, ओहो कोई आ रहा है, कहीं बाहर ही का मालूम होता है, और ज़रा गौर से देखता है, पीछे एक दुमचला भी लगा हुआ है, इसका गुलाम है शायद। अरे रे बाप रे, बौखला जाता है, ये तो वही मौसल का सौदागर है, कमबख्त फिर इधर आ टपका, खुदा बचाए इस मनहूस से।
सौदागर करीब आकर अबुल हसन अस्सलाम वालेकुम, मुझे पहचाना? अबुल हसन मुँह फेरे फेरे, जाओ मियाँ अपना रास्ता नापो, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। सौदागर, हाय इतनी जल्दी भूल गए मुझे, तुमने अपने मकान पर मेरी दावत की थी, वाह क्या लजीज खाना खिलाया था। अबुल हसन, की होगी दावत, रोज़ ही किसी न किसी की दावत करता हूँ, इसका मतलब ये मतलब तो नहीं कि एक एक की सूरत भी याद रखता फिरूँ। सौदागर, बेमुरवत्ती, आखिर तुम्हें मुझसे क्या तकलीफ़ पहुँची कि इतने नाराज़ हो? अबुल हसन, कुछ नहीं, आप तो बड़े भोले भाले हैं, बस इतना एहसान करो कि मेरे पास से चले जाओ। सौदागर अबुल हसन के गले लगकर, ये क्यों कर हो सकता है, मैं भला तुम्हारे ऐसे दोस्त को छोड़ दूँ, मगर आखिर हुआ क्या, कुछ क्यों मुझसे इस कदर खफा हो? अबुल हसन, अब पूछते हो तो बता ही देता हूँ। हुआ ये कि मैंने जब तुम्हारी दावत की थी तो कह दिया था कि बाहर का दरवाज़ा बंद करते जाना, मगर तुमने मेरी बात ना मानी। सौदागर, हाँ ये तो सच है, वाकई मुझे ख्याल नहीं रहा था। अबुल हसन, इसका नतीजा ये हुआ कि दरवाज़ा खुला पाकर शैतान अंदर घुस आया, इसने मेरे दिमाग में ये ख्याल डाला कि मैं खलीफा हो गया हूँ। सौदागर ताज्जुब से, ओहो तो फिर? अबुल हसन, फिर ये कि मैंने इसी ख्याल में अपनी माँ को डांटा, खुदा मुझे माफ़ करे। ऐसे अपने पड़ोसियों पर लठ लेकर दौड़ा, इन्होंने मुझे पागल जानकर दारोगा को बुलाया और कैद करवा दिया। वो रोज़ शाम को मेरी पीठ पर कोड़े लगवाता और पूछता था, और कोई खिदमत अमीरुल मोमिनीन? अगर तुम्हें यकीन न आता हो तो ये देखो कोड़ों के निशान। पीठ खोलकर खलीफा को निशान दिखाता है। सौदागर अफसोस करते थे, मुझे मालूम नहीं था कि मेरे दोस्त पर यह मुसीबत टूटी। अबुल हसन, सिर्फ तुम्हारी वजह से? सौदागर, अच्छा खैर जो हुआ सो हुआ, मेरा कसूर माफ़ कर दो, इस बार तो मौसिल से आया ही इसीलिए हूँ कि एक दफ़ा और तुम्हारे साथ खाने पीने का लुत्फ़ उठाऊँ। अबुल हसन, नहीं मुझे माफ़ी रखो, अब मैंने क़ायदा बना लिया है कि एक मर्तबा से ज़्यादा किसी को अपने घर नहीं ले जाऊँगा। सौदागर, नहीं दोस्त, मुझे टालने की कोशिश ना करना। अबुल हसन कुछ देर सोचने के बाद, खैर अब तुम्हारी बात क्या टालूं, चलो मगर एक वादा अभी से कर लो। सौदागर, वो क्या? अबुल हसन, कि अब के बाद जाते वक्त बाहर का दरवाज़ा बंद करना ना भूलोगे। सौदागर, ठीक है मैं वादा करता हूँ। अब मंजर नंबर 10 देख रहे हैं हम, जिसमें खलीफा का महल मकाम है। खलीफा महल में दाखिल होते हैं, इनके पीछे काफिर अबुल हसन को अपने कंधे पर लादे हुए दाखिल होता है। सब लोग खलीफा को सलाम करते हैं। खलीफा सलाम का जवाब देकर मसरूर को आवाज़ दे देते हैं। मसरूर आगे बढ़कर, अमीरुल मोमिनीन खलीफा, इस बेचारे को मेरी वजह से बहुत तकलीफ़ें उठानी पड़ी। आज मैं फिर इससे मिला, इसके घर जाकर दावत खाई और बेहोश करके इसे अपने साथ उठवा लाया। आज भी ये मेरी जगह सोएगा और कल सवेरे ये अबुल हसन नहीं होगा। मसरूर, मैं समझ गया अमीरुल मोमिनीन खलीफा, और अब मैं इसे इतना इनाम दूंगा कि ये अपनी तमाम पिछली तकलीफ़ें भूल जाएगा। इसको मेरा लिबास पहनाकर बिस्तर पर लिटा दो। मसरूर हुक्म की तामील करता है। अब देखिए मंजर नंबर 11, महल में सोने का कमरा मकाम। अबुल हसन खलीफा के बिस्तर पर पड़ा सो रहा है। सब खिदमतगार अपने अपने सामान के साथ तैयार खड़े हैं। खलीफा पर्दे के पीछे से यह मंजर देख रहे हैं। मसरूर अबुल हसन को पहले की तरह जगाता है। मसरूर अबुल हसन के शाने पर हाथ रखकर, अमीरुल मोमिनीन। अबुल हसन, नहीं मैं अबुल हसन हूँ, मैं ये ख्वाब देखना नहीं चाहता। बैठकर आंखें खोल देता है। आंखें खोलने पर भी बेतहाशा बिस्तर पर खड़ा हुआ कर चिल्लाता है, ओ सौदागर के बच्चे, तूने फिर दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। मसरूर बड़ी घबराहट जाहिर करता है, अमीरुल मोमिनीन खैर तो है। अबुल हसन, क्या बक रहे हो मलून, मैं अबुल हसन हूँ। मसरूर, अमीरुल मोमिनीन ये अबुल हसन कौन है? कल भी हुजूर ने इसी का नाम लिया था और अपने को अमीरुल मोमिनीन मानने से इनकार कर दिया था। फिर बाद में मैं इसी अबुल हसन की अम्मा को अशरफियाँ भिजवाई थी। अबुल हसन हैरत से आंखें फाड़कर, ये कल की बात है? इस भयानक ख्वाब को 2 महीने हो रहे हैं। मसरूर, मालूम होता है अमीरुल मोमिनीन ने फिर कोई ख्वाब देखा और ख्वाब में फिर वही मरदूद अबुल हसन गुस्से में तेवरियां चढ़ाकर कहा, क्या कहा? मैं मरदूद हूँ? मसरूर दोनों हाथों से अपने कान पकड़कर, तौबा मेरी ये मजाल, मैं तो अबुल हसन की बात कर रहा था, इसलिए कि कल भी सवेरे उठकर हुजूर ने इसी का नाम लिया था और आज भी। अबुल हसन उफ दोनों हाथों से पकड़ लेता है
اپنا سر پکڑ لیتا ہے۔ کل اور آج اور کل اور آج، میں کہتا ہوں بیچ میں سے وہ دن کہاں غائب ہو گئے جب میں طوطے کی طرح پنجرے میں بند تھا، پیٹھ پر کوڑے کھا کر بھینسے کی طرح ڈکراتا تھا۔ مسرور: خدا ایسا خواب امیر المومنین کو پھر نہ دکھائے۔ ابوالحسن: خواب؟ ارے میری پیٹھ پر کوڑوں کے نشان ابھی تک موجود ہے، لے خود دیکھ لے۔ پیٹھ پر سے لباس ہٹاتا ہے۔ مسرور جھک کر اس کی پیٹھ دیکھتا ہے، کہیں بھی نہیں ہے حضور، آپ کی پیٹھ تو آئینے کی طرح صاف ہے۔ ابوالحسن: آئینے کی طرح؟ چلاتا ہے۔ خدا مجھے شیطان سے بچائے۔ پھر وہ ساری مصیبتیں جو مجھ پر گزری، کیا وہ خواب تھا؟ خوش ہو کر: ہاں یہی ٹھیک ہے، آواز کو رعبدار بناتے ہوئے، تو ہم امیر المومنین ہیں؟ داروغہ پردے کے پیچھے سے: امیر المومنین، اب آپ کا یہ غلام آپ کی خدمت کے لیے تیار ہے۔ بسم اللہ۔ کوڑا چلنے کی آواز آتی ہے۔ ابوالحسن سہم کر: نہیں، میں امیر المومنین نہیں ہوں۔ مسرور: تم نے یہ آواز سنی؟ مسرور: خواب میں سنی ہوئی آوازیں ابھی تک حضور کے کان میں گونج رہی ہیں۔ ابوالحسن لیٹ جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے خواب سمجھو یا اسے۔ اٹھ کر کنیز کو آواز دیتا ہے: کنیز، لے بھلا میری انگلی کاٹ تو صحیح۔ خوب زور سے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ کنیز: میری ہمت نہیں پڑتی امیر المومنین۔ ابوالحسن: بس آخر یہ امتحان ہے، اگر تکلیف سے میری آنکھ کھل گئی تو ابوالحسن، ورنہ امیر المومنین۔ کنیز پردے کی طرف دیکھتی ہے۔ خلیفہ پردے کے پیچھے سے اشارہ کرتے ہیں: میری خطا معاف فرمائے امیر المومنین۔ ابوالحسن کی انگلی کاٹتی ہے۔ ابوالحسن بلبلا کر بستر پر سے کود پڑتا ہے۔ ہائے مار ڈالا! خلیفہ ابوالحسن کو ناچتا دیکھ کر ہنستے ہوئے پردے سے باہر نکل آتے ہیں۔ خلیفہ ہنسی روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابوالحسن خدا کے لیے بس کر، کیا ہنساتے ہنساتے مار ہی ڈالے گا؟ ابوالحسن چونک کر خلیفہ کو گھورنے لگتا ہے۔ ابوالحسن پہچان کر: موصل کا سوداگر؟ خلیفہ مسکراتے ہوئے: نہیں۔ ابوالحسن: پھر؟ مسرور: امیر المومنین ہارون رشید۔ ابوالحسن: کیا ہے؟ دیر تک حیران کھڑا رہتا ہے، ایک دم جھک کر سلام کرتے ہوئے، مگر غلام کی سمجھ میں نہیں آیا کہ حضور نے میرے ساتھ یہ مذاق کیوں فرمایا۔ خلیفہ: اس لیے کہ اس امیر اور اس کے ساتھیوں کو تمہارے ہی ہاتھوں سزا دلوا دوں۔ میں سمجھتا تھا کہ اپنے گھر میں آنکھ کھلنے پر تم اس واقعے کو خواب سمجھ کر بھول بھال جاؤ گے۔ ابوالحسن: سبحان اللہ! تو گویا اس معاملے میں ساری خطا میری ہی تھی۔ خیر، مگر اب یہ میری ایک درخواست ہے۔ خلیفہ: وہ کیا؟ ابوالحسن: کہ مجھے کبھی کبھی حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملتا رہے۔ خلیفہ: جعفر، آج سے ہم نے ابوالحسن کو اپنا خاص محسب مقرر کیا ہے، اس کو ایک مکان دیا جائے، ماہانہ تنخواہ مقرر کی جائے، اور اب جتنے کوڑے اس نے کھائے ہیں اتنی ہی اشرفیاں اسے انعام میں دی جائے۔ ابوالحسن جھک کر سلام کرتا ہے: خدا امیر المومنین کو 1000 برس سلامت رکھے، مگر کہیں یہ بھی حضور کا مذاق تو نہیں؟ خلیفہ ہنستے ہوئے: نہیں، وہ خلیفہ کا مذاق تھا اور یہ خلیفہ کا حکم ہے۔ ابوالحسن: ڈر رہا ہوں کہ کہیں ابھی تک خواب ہی نہ دیکھ رہا ہوں۔ کنیز: یقین نہ آتا تو لاؤ ایک مرتبہ پھر تمہاری انگلی کاٹ کھاؤں۔ خلیفہ ہنسنے لگتے ہیں: ہاں یہ ٹھیک ہے۔ ابوالحسن گھبرا کر پیچھے ہٹ جاتا ہے: نہیں بابا، مجھے بالکل یقین آ گیا، اور سب ہنسنے لگتے ہیں۔ پردہ گر جاتا ہے۔ دیکھیے ہم نے آخری کے اس میں کیا دیکھا کہ ایک رات دوبارہ خلیفہ سوداگر کے بھیس میں ابوالحسن سے اسی پل پر ملتا ہے۔ اس بار وہ اسے دعوت نہیں دینا چاہتا، لیکن خلیفہ اصرار کر کے اس کے مہمان بن ہی جاتے ہیں اور اس کی ساری رودات سنتے ہیں، اور کھانے کے بعد اسے دوبارہ بے ہوشی کی حالت میں محل لاتے ہیں، اور صبح اٹھنے پر سب اسے امیر المومنین کہتے ہیں۔ وہ اپنے ابوالحسن ہونے پر اصرار کرتا ہے، لیکن آخرکار خلیفہ پردے کے پیچھے سے نکل آتے ہیں اور اسے ایک دن کا امیر المومنین بنانے کی وضاحت کرتے ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ ابوالحسن اپنے ہاتھوں سے اس امیر اور اس کے ساتھیوں کو سزا دے۔ حقیقت جاننے کے بعد ابوالحسن درخواست کرتا ہے کہ کبھی کبھی خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملے۔ خلیفہ اسے اپنا خاص محسب مقرر کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ اسے ایک مکان اور ماہانہ تنخواہ، اور اس نے جتنے کوڑے کھائے ہیں اسے اتنی اشرفیاں انعام میں دی جائے۔ ابوالحسن کو یہ پھر بھی خواب لگتا ہے، اور بعد میں تھوڑی دیر بعد سب لوگ اسے اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ یہ خواب نہیں اور حقیقت ہے، اور پردہ گرنے لگتا ہے۔ تو آج ہم نے یہ پورا قصہ یہاں پر مکمل ہوا۔